नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी और मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। तो खबरों में आगे बढ़ें और आपको अपडेट दें, इससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में बम्पर बढ़त। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 161 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस ने 66 सीटों पर बनाई बढ़त। छत्तीसगढ़ में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी 55 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंबिकापुर से कांग्रेस उम्मीदवार टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। और राजस्थान में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। और सीटों की बात कर लें अगर राजस्थान में तो 113 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर बढ़त दिखाई दे रही है। तेलंगाना में रुझानों में कांग्रेस को बढ़त और कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। बीआरएस को पीछे छोड़ती हुई, पीछे धकेलती हुई तेलंगाना में अपनी कुर्सी पर सेट होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर वक्ता जिस तरीके से रुझानों को लेकर आपने यहाँ पर चर्चा की तो जाहिर सी बात है कि 3 स्टेट में बीजेपी आगे चल रही है और तेलंगाना में इस दौरान बीआरएस को पिछाड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस आगे चल रही है। तो सबसे पहले हम तेलंगाना के लिए बधाई दे देते हैं कुलदीप जी को, क्योंकि फिर हम बाकी के जो 3 स्टेट हैं उनको लेकर तो चर्चा करेंगे। अगर हम तेलंगाना को लेकर चर्चा करें डॉक्टर कुलदीप, तो हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत करी और तेलंगाना ही नहीं बल्कि बाकी के जो 3 राज्य हैं उनके लिए भी काफी मेहनत की। लेकिन ये मेहनत बाकी राज्यों में सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि तेलंगाना में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई। देखिए मैडम, आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा कि भाई मेहनत तो केवल तेलंगाना में नहीं, जितने राज्य थे और भी 4 राज्य थे वहां पे भी जो है कांग्रेस की तरफ से मेहनत की गई। लेकिन जो चुनावों का रुझान है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं। ये कोई मेरे बोलने से नहीं, ये तो टीवी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सोचने पे विवश हो जाता हूं कि आखिर इस देश में वोट डालने वाले कौन है। इस देश में वोट डालने वाले किसान है, इस देश में वोट डालने वाले युवा है, इस देश में वोट डालने वाले कर्मचारी है। और अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, इस देश का किसान परेशान है। किसान कितना परेशान है इसका भी एग्जाम्पल है। आपने अभी जो है किसानों का आंदोलन देखा, किस तरीके से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े रहे। इसके अलावा एक किसानों का आंदोलन, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, अभी लेटेस्ट में, ठीक है, हम किसानों को लेकर बात करेंगे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर बात करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ खामियां तो रही हैं जो बीजेपी 3 राज्यों में रुझान में आगे है और आप पीछे यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम बिल्कुल कुछ ना कुछ तो खामियां है। और मैं खामियां भी बता रहा भाई। खामियां ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म संप्रदाय की बात करती है वो उसको इतना आगे बढ़ा दे, उसका काट अभी कांग्रेस नहीं निकाल पाई। राहुल ने तो खूब प्रचार करा था ना, जाति गणना का कार्ड भी खेला, जाति को लेकर किस तरीके से प्रचार किया था हम चारों राज्यों में देख रहे थे। लेकिन वो कार्ड जिस तरीके से खेला गया उसका कहीं ना कहीं असर हुआ नहीं जिस तरीके का होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं ओबीसी की आवाज उठाई, जातीय जनगणना की भी बात करी और ये आवाज उठाना भी बिल्कुल उन्होंने तर्कसंगत बात करी। भाई जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी संख्या के हिसाब से उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं। लेकिन इस जाति से भी जो बड़ा मुद्दा जनता के जहन में घुस रहा वो जाति से भी ऊपर धर्म को लेकर चल रही। और मैं ये कह रहा कि देश की राजनीति में अगर जाति की बात हो रही वो भी खतरनाक है। धर्म को लेकर बात कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की बात करती है, लेकिन चुनावों में तो आपने भी धर्म का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ में देखिए ना, आपके तो छत्तीसगढ़ के सीएम कह रहे थे कि इन्होंने राम का मंदिर बनवाया है, हम जानकी का मंदिर बनवाएंगे। और राम उनको तभी याद आए, इससे पहले राम याद नहीं आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि राम तो हमारे भांजे हैं, राम भांजे हैं तो चुनाव के समय ही याद आए, उससे पहले याद नहीं आए कि आप मामा है राम के। हाँ बिल्कुल आपने सही बात करी कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी भी जो है धर्म की बात कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं आप भी कर रहे थे। मैं कह रहा कि हम भी धर्म की बात करने लगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। तो मेरी तो बात सुनो आप, हम भी सुन रहे हैं जी। लेकिन मैं ये कह रहा कि देश की राजनीति प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है। कांग्रेस अब तक कहती रही जो आप लोग का आकलन था, कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है।
आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता सरकार बनाने के लिए आगे की जो रणनीति होगी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है अभी। ये केंद्रीय अभी तय होगा सब। तो जनता की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जाने लगा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे मैडम, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो 2013 में जब इनकी सरकार बनी ये कह रहे थे कि हम काला धन वापस ले आएंगे। आपसे पूछ रहा आ गया क्या? ये कह रहे थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आपसे पूछ रहा होगी क्या? ये कहते हैं कि गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, होगी क्या? सर, जनता को भरोसा रहा होगा ना कुलदीप जी, जनता को भरोसा रहा होगा वादों दावों पर, तो तभी आप रुझानों में देख पा रहे हैं कि नहीं, तीन अभी राज्यों नहीं, में मैं बन रही उस है बात का सरकार। जवाब दे रहा। ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो झूठ बोल रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी वाले सही बोल रहे हैं। अरे इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो देश की जनता को धर्म के चक्रव्यूह में फंसा दिया। वही तो मैं भी जिक्र कर रही थी ना कि इन्होंने तो धर्म के चक्रव्यूह में फंसा दिया, लेकिन आप भी तो धर्म पर आ ही गए थे ना चुनाव प्रचार के दौरान। एक बात बताओ भाई, जैसे को तैसा तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर- हम उस तरीके से फिर- जैसे को तैसा नहीं कर पाए कि हम जीत पाए। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं ना कि धर्म की राजनीति तो आपने भी खेली, लेकिन उनकी ज्यादा दुकान चल गई, आपकी दुकान मैं ठीक ही रह बिल्कुल गई। गंभीरता से एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा कि इसमें जनता का नुकसान है। देखिए, इसमें आज भाजपा का फायदा हो गया, कल को इसमें कांग्रेस का फायदा हो जाओ। भाई कांग्रेस वाले भी धर्म की बात करने लगे, लेकिन इसमें आम जनता का नुकसान होगा। कांग्रेस जीत रही होती तब आप कहते कि जनता का नुकसान है इसमें, तब तो इस बात को आप नहीं कहते। नहीं, फिर मैं कहता कि भाई इन्होंने कांग्रेस वालों ने धर्म की काट जो है निकाल ली और क्या हमें कारण सफलता मानते मिली। हैं, कुलदीप जी? लेकिन मैं ये कह रहा सहयोग कि माना, वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे जो एक दुआ स्वप्न था। लेकिन बड़े नेता नीतीश कुमार, बड़े नेता अखिलेश यादव ये चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के टोका टोकी से परेशान दिखे। इन लोगों जो जैसा आपने कहा, ना राय ली गई, ना सुझाव माना गया, ना रैलियों में बुलाया गया। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। काश अब से 1 महीने पहले ये बैठक बुलाई होती तो नतीजा कुछ दूसरा होता। लेकिन कांग्रेस के अक्सर नेता ये कहते दिखते हैं कि कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस गठबंधन की कोई कल्पना नहीं है। अब क्या होगा? अब कांग्रेस की क्या स्थिति बच गई है? क्षेत्रीय दलों के बगैर, सामाजिक न्याय के दलों के बगैर, समाजवादी आंदोलन के बगैर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को लेकर राहुल गांधी एग्रेसिव कैंपेन किए, दोनों ओबीसी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में चुनाव हार रहे हैं। नहीं, इसका विचार से कोई वास्ता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी हार रही है, ये ओबीसी का आंदोलन नहीं हार रहा है। 6 तारीख का एजेंडा अब क्या होगा कांग्रेस का और क्षेत्रीय दलों का? बिहार में हम और आरजेडी, उत्तर प्रदेश में सपा और लोकदल, तमिलनाडु में डीएमके और साथी, बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, ये अपने अपने तरीके से वहां मजबूत विकल्प के रूप में हैं। आशा है कि कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। हम चाहते भी हैं कांग्रेस पार्टी से समन्वय हो, लेकिन यहां पर इन क्षेत्रीय दलों को अधिक स्वायत्ता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी। तो कांग्रेस के हिस्से बच क्या गया? राजस्थान हारी गई, छत्तीसगढ़ हार गई, मध्य प्रदेश हार रही है, वहां जेडीएस का गठबंधन भाजपा का कर्नाटक में हो चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के आधार वाले इलाके थे, हमें अफसोस है कि वहां कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और हमें आशा है कि जो क्षेत्रीय अस्मिता के, सब नेशनलिज्म के, उपराष्ट्रवाद के जो इलाके हैं, वहां हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। आप सब 4 कालखंड को देखे, इंदिरा जी को, जेपी आंदोलन को, फिर बीच में समाजवादी के। तो केसी त्यागी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। सर, क्या कहेंगे कुलदीप जी? नहीं मैडम, साफ तौर पर ये हाँ, बार बार बिल्कुल। जताया जा रहा है कि कांग्रेस की हार है। कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी खामियां रही होंगी ना सर कि जनता को आपको नकारना पड़ा। 1 में नहीं, 2 में नहीं, तीनों स्टेट्स में आपको नकार दिया गया। हाँ तो मैडम, ये तो खामी मैं सुबह 10 बजे से बता रहा कि भाई हमारी खामी ये रही। क्या रही सर? नहीं, हमारी खामी ये रही कि हम उनकी धर्म की काट को जो है अच्छे से पहचान नहीं सके और वो अभी भी जो है धर्म को आगे लेकर चल रहे। अरे मैं तो कह रहा, देश की राजनीति में
आप शिक्षा की बात क्यों नहीं कर सकते? देश की राजनीति में आप स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं कर सकते? देश की राजनीति में आप जो है भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं कर सकते? आप महंगाई की बात क्यों नहीं कर सकते? मैडम, आज सिचुएशन ये है कि एक आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। देश के अंदर इतनी असमानताएं हो रही, अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा, गरीब आदमी जो है गरीब बनता जा रहा। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के ये कहते हो कि हमने 81 करोड़ लोगों को और मुफ्त में जो अनाज की योजना थी वो 5 साल के लिए बढ़ा दी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वे स्वीकार कर रहे हैं कि 80-81 करोड़ लोग देश के ऐसे हैं कि वो खुद से मेहनत करके अपना पेट नहीं भर सकते। और हम कह रहे कि इस देश का डंका जो है विश्व में बज रहा, और मोदी जी को लोग जो है युग पुरुष और जो है फिलहाल तो देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है, डंका तो बज रहा है बीजेपी का, और डंका इस तरीके से बज रहा है कि 3 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार आती हुई नजर आ रही है। और पहले बधाई दे देते हैं नीता वाजपेयी जी आपको। हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दबाजी हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो रुझान है वो जाहिर सी बात है कि नतीजों में तब्दील होंगे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में चुनाव के प्रचार के दौरान साफ तौर पर कहा था कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूं, आप मेरे नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। तो क्या इसी वजह से ये जो परिणाम है इतने बेहतर आ रहे हैं? सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी को चुना और अपना भरोसा दिखाया। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं भाई साहब को सुन रही थी, धर्म का मतलब क्या है? धर्म हमारी पहचान है। उस पे आप अगर उंगली उठाओगे तो आप, ये हिंदुस्तान है और हम सिर्फ धर्म पे नहीं लड़े हैं। अगर हम इकोनॉमी बने हैं 5th, धर्म के आधार पे नहीं बने हैं। हमारे वर्ल्ड में अगर हमको माना जाता है, हमारे देश को, हिंदुस्तान को अगर माना जाता है, धर्म के आधार पे नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी, हर क्षेत्र में हम अगर प्रगति कर रहे हैं, चांद पे हम धर्म की वजह से नहीं गए। थोड़ा सा आपको चश्मा उतारना पड़ेगा और जो अपने हार का ठिकरा धर्म पे फोड़ना है फोड़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप फैक्ट्स पे जाइए। हर जगह पे आप मुद्दों को पकड़ के उसको ढोलक बजाते रहते हो और गहराई पे नहीं जाते, इसीलिए जनता आपको बहुत हल्के में लेती है। जनता के मूड को समझिए। हम जिस तरह से चौमुखी विकास कर रहे हैं उस पे जाइए। और फ्री की राजनीति, आपने जिस तरह से फ्री चीजें, फ्री बांटना और सहायता करना, दोनों में डिफरेंस है। इसको आपको भी बेहतर समझना होगा और आपके जो मेन नेताएं हैं उनको भी समझना पड़ेगा। यंग ब्लड को आगे नहीं आने देते हो, पुराने लोगों की डफली बजवाते रहते हो, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। जनता को इनडायरेक्ट, आप जो धर्म की बात कर रहे हो, जनता को इनडायरेक्ट आप कैटेगरी में खड़ा कर रहे हो। जनता इस चीज को बेहतर समझती है और इस चीज को जब जनता बेहतर समझती है, आप सेकंड धर्म को लेके जब आप डफली बाद में बजाना शुरू करते हो तो आपको पूरी तरह से नीता जी देखिए, इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि ये जो सनातन विरोध था कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबा। सनातन विरोधी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर करना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस संभल सकती है। तो जब कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दें तो इसको किस तरह से समझा जाए? प्रमोद कृष्णन जी अच्छे नेता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। लेकिन धर्म के विरोध में, सही बात है, हमारी पहचान, मैं कौन हूँ, नीता वाजपेयी क्या है? धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, परिवार, इससे बन के मैं बनी हूँ। तो हमारा धर्म जो है हमारी पहचान है। जब मेरी पहचान पे कोई कटाक्ष करेगा, उस पे गाली देगा, तो मैं जरूर खड़ी होंगी और बुरी तरह खड़ी होंगी, बहुत ही तेवर के साथ खड़ी होंगी। अगर जनता खड़ी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है और मैं जनता का धन्यवाद दे रही हूँ कि जो आपकी पहचान पे उंगली उठाए उसके अगेंस्ट जरूर खड़े होइए और बुरी तरह खड़े होइए, जिससे सामने वाला आपसे डर जाए। बिल्कुल। और आइंदा से कभी आप पे उंगली उठाने की कोशिश न करें। ठीक है डॉक्टर कुलदीप, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां तो आपकी तरफ से भी रही ना। आप ये देखिए कि जितनी भीड़ जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी के पीछे नजर आई और एक अलग उन्होंने अपनी छवि बनाई, आप उस भीड़ को वोटर्स में तब्दील नहीं कर पाए। नहीं मैडम बिल्कुल सही कहा आपने भाई, हमारी खामियां रही जब तो इस तरीके के जो है ये रुझान हमें देखने को मिल रहे। अगर हमारी खामियां ना होती तो रुझान बिल्कुल उल्टे होते। और मैं तो कह रहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, अरे जहां भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं सोच सकते
कि रुझान इस तरीके से जो है भाजपा के पक्ष में जाएंगे। वहां पे अगर कांग्रेस के निगेटिव इतने रुझान है तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर कुलदीप मलिक के लिए भी सोचने का विषय है और शीर्ष नेतृत्व के लिए भी सोचने का विषय है। रही बात अभी भाई धर्म की बात चल रही थी, मैं कह रहा और मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं, धर्म भी सर्वोपरि है, लेकिन मैं कह रहा धर्म से सर्वोपरि ये राष्ट्र है। अगर ये राष्ट्र बचेगा तो इस देश का धर्म बचेगा, और अगर ये राष्ट्र नहीं बचे तो यहाँ धर्म पहले भी खतरे में पड़े और आगे आने वाले टाइम में भी जो है खतरे में पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, जो बहन है भारतीय जनता पार्टी की धर्म की बात कर दी, बहन आपके भी बच्चे हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे, आपका अपना छोटा मोटा बिजनेस होगा या आप जॉब करते होंगे। आज हमारे पास में हमारे बच्चों के लिए सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, इनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं बची। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी। मैं तो ये कह रहा मेरे से इन विषय में बहस करें ना, ठीक है ना। तो ये इतनी बेरोजगारी और ये जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, ये 7-8 साल में तो नहीं आई है। आप पुराने रिकॉर्ड भी देखिए ना, जब आपकी सरकार थी उसके भी रिकॉर्ड आप देखिए। मैडम आप पुराने रिकॉर्ड देखो, और मैं तो कह रहा भाई आप पूर्व की भी बात करो। मैडम इस देश में जब आजादी हमको मिली, इस देश की क्या सिचुएशन थी, आप कभी अपने पूर्वजों से बात करना। हमारे पास तो खाने के लिए अन्न तक नहीं था। आप याद करो, जब हम जो है अमेरिका से गेहूं लेते थे तो अमेरिका वाले कहीं ना कहीं हमें आंख दिखाते थे। उस टाइम पे याद करो आप जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील करी थी कि भाई एक दिन का खाना खाना छोड़ दो। कितनी बुरी सिचुएशन थी। कांग्रेस ने तो ये देश बना दिया। आप एक बात बताओ, मैं तो एक ऐसा आदमी बैठा जो अपने ऊपर आंखों का चश्मा लगाए बैठा था, मैं तो इनका ही गुणगान कर रहा था। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे सारी बात समझ आ गई कि भाई ये तो धर्म की बात कर करके मारा और आपका बेवकूफ बनाए जाएंगे और अपना हित करू जाएंगे। अब तो भारत में अन्न के भंडार भरे हुए हैं, और कोविड के टाइम में आपने देखा कि पूरी दुनिया को कितनी परेशानी हुई, लेकिन हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं। तो ये अन्न के भंडार इन्होंने थोड़ा ही बढ़ दिए, तो कांग्रेस ने बढ़ दिए भाई। हरित क्रांति कौन लेकर आया, दूध क्रांति इस देश में कौन लेकर आया? ये तो जुम्मा भी 9 साल से आए, इस देश को बना दिया, शैक्षणिक संस्थान बना दिया। मतलब आपकी बोई हुई जो फसल है अभी काट रहे हैं बीजेपी वाले तब से। नहीं, ये काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अच्छा, सफल भी अभी हो रहे कटी नहीं है। नहीं, ये कैसे काट लेंगे? हमने तो इस देश में 65 साल तक राज करा, ये तो देखना आने वाले टाइम में। मैं कल ही बागपत में था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक बुजुर्ग आदमी से बात कर रहा था। जब मैं उनसे 10 साल पहले बात कर रहा था, वे कहते हैं भाई देश में मोदी और योगी जी को जो है प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मगा क्यों भाई बाबा जी ऐसा क्यों होना चाहिए? तो वो ये कह रहे थे कि ये महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे। 10 साल पहले तो वही बुजुर्ग आदमी ऐसी बात कर रहे थे। अब जब मैं परसों उनसे मिला, पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई बड़ी गलती होगी। मैं कहा भाई गलती क्या होगी? कृपा करके मेरी बात को अन्यथा ना ले। भाई उन्होंने जो कहा मैं वही बात बता रहा कि भाई रंडुओं के हाथ में हमने देश सौंप दिया, रंडुओं को तो कोई अपना मकान भी किराए पर नहीं देता, हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो आप ना करें बिल्कुल भी। अगर आप इस बात का जिक्र करें या फिर राहुल गांधी के लिए भी कोई कुछ कह सकता है। अब वो उनका निजी मामला है ना। राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। आप कैसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी बैचलर है ठीक है, राहुल गांधी की भी बात करिए ना। राहुल गांधी की भी बात करिए आप। राहुल गांधी की भी बात करिए ना। वो उनकी निजी जिंदगी है, निजी जिंदगी को आप डिबेट में बैठकर इस तरीके से नहीं उठा सकते हैं। आप एक बात बताओ, मैं तो इस बात पे चैलेंज कर रहा हूं। एक सेकंड डॉक्टर कुलदीप, सारा देश बेच दिया लेकिन किसी में हिम्मत नहीं बची। एक सेकंड, और जिन बुजुर्ग से आप बात कर रहे थे वहां पर, अगर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, पीएचडी आपने की हुई है, आप एक शिक्षक हैं, आपको रोकना नहीं चाहिए था। तो एक बात बताओ, आप क्या बात कर दी? अगर किसी की शादी नहीं होगी तो उसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे लोग? आपको ये बात बड़ी चुभ रही। राहुल जी कुछ कहना चाहती नहीं, तो ये राहुल गांधी जी को कुछ भी कहे, आप तो पनौती कह रहे थे ना, आप भी तो पनौती कह रहे थे प्रधानमंत्री, भूल गए आप। ऐसा हो नहीं रहा। रुकिए कुलदीप जी, रुकिए, नेताजी की बात सुनिए। भाई साहब, नेताजी, ये आप लोगों की हरकतें हैं ना, जो आज ये रिजल्ट है, यही हरकतें हैं जिसका ये रिजल्ट है। मैं उम्मीद करूंगी 2024 जो आरोप लगाया उसके बारे में बात कर लो। 2024 में मैं आपको चैलेंज करती हूँ, राहुल गांधी को वैवाहिक राहुल गांधी घोषित करिएगा, वरना शब्दों को क्षमा के साथ वापस लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, बेशर्मी की हद तब होती है जब आप बेशर्म तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हो।
और सबसे बड़ी बेशर्मी उस टाइम होती है जब आप हर चीज की बात यहाँ करते हो, जब आप जनता में जाते हो तो करते क्या हो? जनता तक आप डिलीवर नहीं कर पाते हो बातें, केवल चैनल्स में बैठ के चिल्लाने के लिए आप लोग आते हो यहाँ पे, और मोदी जी को, बीजेपी को गाली देने के लिए। जितनी गाली दोगे आप उतना मोदी जी उभर के सामने आएंगे, उनकी छवि सुधरेगी। आप राहुल गांधी को पहले क्लीन करिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की जो है विधवा पत्नी है ना, जिस आप ही हिसाब बोलते हो से- मूर्खों के सरदार। ये आपकी सभ्यता संस्कृति है। फिलहाल हम बात गाली किस नहीं देते। चीज को आप लेकर क्या हो बात रही कर है और हैं? आप इसमें क्या मुद्दे को गाली दे कहाँ दी? ले जा रहे हैं? अरे भाई, कुलदीप खाने जी। को खाने कह दिया तो इसमें हमने गाली दे दी। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? चलिए सेम नहीं। वर्ड राहुल गांधी के लिए बोलिए। राहुल गांधी क्या है? नहीं, राहुल गांधी बोलिए। बताओ क्या है। मैं तो राहुल गांधी जो को अभी भी- आपने योगी जी नहीं, को बोला है, बोलिए। नहीं, रणुआ मैंने बोला, एक रणुआ सेकंड, नहीं, राहुल गांधी नहीं, क्या है? हाँ, रोकना चाहूंगी अगर नीता उन्होंने वाजपेयी जी, शादी डॉक्टर में कुलदीप है, मलिक, मुझे क्या दिक्कत है? ये मंच अरे इसलिए बात है। नहीं है, ये मंच इस तरह की भाई, भाषा सही के लिए को- आप इस्तेमाल नहीं कर नहीं, सकते। आप डॉक्टर इस तरह हैं, की पढ़े भाषा का लिखे हैं, इस्तेमाल नहीं, करिए। सभ्य तरीके आप से जाके बात करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहीं उन बुजुर्ग के सामने करिए। आप इस मंच पर कम से कम इस तरह इस की मंच भाषा का पे इस्तेमाल मत आपके करिए। सामने इस तीन मंच तीन की अपनी- महिलाएं नहीं, बैठी हैं। मतलब नहीं, मतलब तीन ये आप कुछ भी महिलाएं यूज बैठी करो। हैं और एक आप सेकंड, ये आप पश्चिमी कुछ उत्तर भी यूज प्रदेश करो, से ये है ना? कांग्रेस की विधवा यूज करो। एक सेकंड, मैं आप अभी पश्चिमी जो उत्तर है, प्रदेश से हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दो। डॉक्टर कुलदीप मलिक, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और जो शब्द आप बोल रहे हैं ये लोग समझ पाए हो। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो आयोजन होना है उसका निरीक्षण आपने किया है? इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए बहुत नीता जी, देखिए, इस चीज का भी आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को एक और विलन मिल चुका है कि ईवीएम की वजह से इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या इस तरह का आपको लगता है ये आरोप ठीक है? हास्यास्पद है सब चीजें, क्योंकि ये लोग ईवीएम पे आज से नहीं, पुराने समय से ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब से ईवीएम शुरू हुआ, इनके टाइम में मैं छोटी थी, मैं सुना करती थी कि बैलेट बॉक्स यहाँ पे गिरा है, चोरी हो गया, उठा ले जाया गया, बैलेट बॉक्स फाड़ के फेंक दिया गया, लावारिश हालत में मिला। ये सब चीजें इनके टाइम का है, जो कि ये लोग उठा के अपना वोट अपने फेवर में करके फेक वोटिंग करा के जीत जाते थे। वो अब इनसे नहीं हो रहा है, तो इसी चीज पे ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये इतना मतलब परेशान है जनता को लेके, तो अपनी बात को जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पाते हो आप? कैसी लीडरशिप है कि आप जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हो? अच्छा लीडर वही होता है कि जो जनता तक अपनी बात पहुंचा सके और उनके हित की बात उन तक कर सके, उनके सामने 1 to 1 होके। ये भाजपा करती है, भाजपा का हर कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके एक मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैं करती हूँ। कुलदीप जी, क्यों आपको लगता है पहले आप धर्म के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, फिर आप ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं? आपको क्या बहाने चाहिए कि किस तरह से आप इस सारी बातों को जायज ठहरा सके कि आपकी सरकार नहीं बन रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम की कमी है, धर्म की वजह से आप नहीं कर पा रहे, नहीं आगे बढ़ पा रहे? मैडम, मैं बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कह रहा कि अगर आज चुनाव ये कांग्रेस के पक्ष में आते तो कोई भी कांग्रेसी ईवीएम की बात नहीं करता। और आप मेरे व्यक्तिगत अनुभव को सुनो, मैं खुद मध्य प्रदेश गया, 1 हफ्ता में मध्य प्रदेश में रहा। आप एक बात देखो, मध्य प्रदेश में तो खुद आप भी ऐसा नहीं सोच सकते। खुद मेरे भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, ऐसा नहीं कि हम डिबेट में बहस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। खुद भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसी योजनाएं लेकर आए जो जनता को पसंद मैं आई। ना तो इस बात को कह रहा कि भाई ईवीएम के ऊपर में कोई ठिंकरवा नहीं फोड़ रहा। अरे मैं कांग्रेस लेकिन ये कह कह रही रहा है, कि कम सर। से कम आप ये भी तो सोचो भाई, मध्य प्रदेश में तो न तो मीडिया कह रही थी, है ना, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी। ये मीडिया वाले भी इस बात को कह रहे थे कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब जब ऐसा नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ईवीएम के बारे में बात कहने का और सोचने का मौका मिल जा। और मैडम, चुनाव तो ये लेकिन जिस ईवीएम राज्य वाली में आप बात जीत जाते हैं, आपको तब- हिमाचल और कर्नाटक के समय में क्यों याद नहीं तो आई? मैं तो कह रहा है भाई, अगर हम जीत जाते तो ऐसी बात हम ना करते। अब हारा हुआ क्या नहीं करता भाई, हारा हुआ कुछ न कुछ तो करेगा। मतलब हार रहे नहीं, हैं तो हम तो पूरे आरोप नहीं, लगाएंगे। हम तेलंगाना में तो इस बात को आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम आत्मचिंतन भी ना करें क्या आप? भाई एक बात बताओ, एक तो हम आत्म- हारने लग गए शुगर जैसे, आत्मचिंतन अलग हम लेकर कीजिए ना। आत्मचिंतन करके कुछ कह भी ना। आम सर। आत्मचिंतन अलग चीज होती है और
और दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये अलग चीज होती है। आत्मचिंतन अगर सर, आप चीजों के लिए आत्मचिंतन कीजिए आपको ना। करना है तो बाकी इस के चीज बहुत का लोग करिए हैं। कि कहीं ना कहीं आपका जो संगठन है वो लचर रहा। आत्मचिंतन इस बात को लेकर कीजिए कि कहीं ना कहीं जो आपका कम्युनिकेशन है वो कमजोर रहा, जो वाणी है वो इतनी प्रभावशाली नहीं रही कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके दिल तक सीधी पहुंच पाती। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई, संगठन की भी कुछ कमी रही होगी वहां पे। जिसके जो प्रभारी वहां पे थे, सपोज करो आप मध्य प्रदेश में प्रभारी की बात करो, 5 राज्यों में जो चुनाव के प्रभारी थे उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। लेकिन ये डॉक्टर कुलदीप मलिक के चिंतन करने का वो नहीं। चुनाव के रिजल्ट आएंगे, मैं फिर कह रहा, बार बार कह रहा, अभी केवल ये रुझान है, और अगर ये रुझान परिणाम में कन्वर्टिट हो जाएंगे तो तब इस तरीके की वो बहस तो होगी। होंगे सर, वो नहीं, तो होंगे, आप देख ही रहे हैं नहीं ना। तो होंगे तो कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर ज्यादा चिंतन समय नहीं करेगी, है। आत्ममंथन करेगी, और पहले भी करती आई। लेकिन मैं तो ये कह रहा भाई, ये तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे, तो उन्होंने कहते कि भाई हम इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त बना देंगे। इस बात में भी डिबेट हुई होगी, लेकिन ऐसा तो ये करने में सफल नहीं हुए। तेलंगाना में आप बताओ, क्या कोई सोच सके कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस सरकार बना सके? ये तो खुद प्रचार जो है छाती ठोक ठोक के जो है ढिंडोरा पीट रहे थे कि तेलंगाना राज्य को बनाने में कांग्रेस ने जो है बहुत निगेटिव भूमिका जो है फैलाई, और कांग्रेस तो वहां कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती। ठीक है, तेलंगाना की स्थिति अलग है ना। देखिए, तेलंगाना में दो बार में बीआरएस जो है वो आई, 10 साल से वो सत्ता में है। लेकिन अगर कांग्रेस की वहां पर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत रही है, क्योंकि बीजेपी की तो पिछली बार सिर्फ एक ही सीट आई थी, लेकिन इस बार वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। मैं तो ये बात मध्य प्रदेश में भी कह रहा, जी सुबह से कह रहा कि मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। क्यों उम्मीद नहीं कर रहे थे? वो तो 18 साल से है ना, और आपको ज्योतिरादित्य को पकड़े रखना था, आपने उनको छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि शिवराज की और उनकी दोस्ती उसने कमाल किया। इसके साथ ही लाडली बहना जो है वो गेम चेंजर यहाँ पर बनी है। देखिए मैडम, मैं मध्य प्रदेश में गया 1 हफ्ते के लिए, और मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा, और मैं तो चैलेंज कर रहा जो मीडिया के ऊपर बहस करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग केवल टीवी चैनल की डिबेट में बैठ के ऐसी बात ना करें। वे मध्य प्रदेश के गांव, भारत के 4 राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप गहराई से देखें तो ये सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सबने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट पे थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुका है। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से ईवीएम को लेकर रो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी इतना विषयहीन हो गई है, और जिसको बैड लूजर्स कहते हैं उसका परिचय फिर एक बार दे रही है। पूरी दुनिया में आज भारत के ऊपर, भारत के राजनीतिक प्रणालियों पर, भारत के चुनावी प्रणालियों पर पूरे दुनिया में भारत की वाहवाही होती है। ऐसे में कांग्रेस शायद चाहती नहीं है कि भारत का गुणगान हो, भारत के नाम आगे बढ़े। ये दुर्भाग्य तो है ही, पर मुझे लगता है कि जनता में ये हंसी मजाक का विषय है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी सर, थैंक यू। तो भारत को जीतने चले थे केसीआर, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तेलंगाना में बंटाधार होता नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये जो रुझान है जल्द ही परिणामों में तब्दील हो जाएंगे। देखिए नीता जी, हिंदी बेल्ट में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चलती दिखाई दे रही है। शुरुआती जो रुझान आए थे कांग्रेस उसमें आगे चल रही थी, लेकिन फिर बीजेपी ने लीड लेना शुरू किया और धीरे धीरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और आगे के जो राज्य हैं उसमें उसने अपनी बढ़त बनाना
शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, 2-3 महीने 3-4 महीने के बाद ये होने वाला है, इसका ये जो रिजल्ट आएगा विधानसभा चुनाव का कितना इम्पैक्ट आपको लगता है डालता नजर आएगा और इसका क्या असर हो सकता है? असर होगा, ये एक तरह से हमारा सेमीफाइनल था, सभी लोग कहते थे और हम भी मानते थे कि हमारा ये सेमीफाइनल था। अगर सेमीफाइनल ऐसा है तो फाइनल तो कमाल का होगा, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी भाई साहब मेरे बोल रहे थे कि राष्ट्र के बारे में, भाई साहब राहुल गांधी जिस तरह से राष्ट्र को जाके शर्मिंदा करते हैं दूसरे देशों में, राष्ट्र की बात कांग्रेस तो ना ही करे तो बेटर है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जो योजनाएं उन्होंने संचालित की, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाया और उन योजनाओं का लाभ लेकर लोगों का जीवन स्तर बदला और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। लाडली बहनों ने सरकार बनाई है, लाडली लक्ष्मियों ने सरकार बनाई है। इस प्रदेश में रहने वाली आधी आबादी ने महसूस किया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही अर्थों में बहनों का कल्याण करने वाली सरकार है। अपने लाडले भैया को बधाई देने के लिए सारी लाडली बहन, देखिए भैया को बधाई देती हुई जो महिलाएं हैं वो नजर यहाँ पर आ रही हैं और इस बात में कोई दौराय नहीं है कि लाडली बहनों ने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और यही अगर परिणाम में घोषित हुए तो। जी, जैसे मैं बोलूंगी कि इससे पहले बीजेपी से पहले महिलाओं के लिए किसने सोचा, खुल के महिलाओं के साथ कौन खड़ा हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को सपोर्ट किया है, आगे ले जाने की कोशिश की है, इसीलिए महिलाएं बाहर निकल के आई हैं। पहले बाहर महिलाएं निकल के नहीं आती थी, ज्यादातर पुरुष वर्ग आके वोट करता था, जो इसमें भागीदारी करता था। लेकिन अब महिलाओं को जब हाईलाइट किया गया, महिलाओं को उनकी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिजल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। दिया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई, साफ तौर से दिख रही है स्पष्ट बहुमत के साथ। बड़ी बात है कि आप चूंकि जगह जगह जहाँ जहाँ आपको मौका मिला वहाँ वहाँ आपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है आप। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है। क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी और मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर भी जो बिल्कुल खत्म हो चुका है राजस्थान में, अब आपको दिखेगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जनता को उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है, मत का पिटारा खुला, बहुमत आता हुआ नजर आया, आप जीती। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये चर्चा देखिए बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारी टॉप लीडरशिप है वो लेगी, तो उन पे छोड़ते हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे हम सब उसके साथ जाएंगे। लास्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? लास्ट प्रश्न सरकार में आप लोग। सरकार में तो मैंने जैसे बताया कि डेवलपमेंट रहेगी, युवाओं के बारे में हमको सोचना है, रोजगार कैसे देना है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। राजस्थान में इतना कुछ पोटेंशियल है, उस फुल पोटेंशियल को कैसे टैप करना है और क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हब कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ों का, टूरिज्म की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अब और भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, अभी तक फुली उनका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सब चीज़ें वैसे भी देखिए, केंद्र सरकार ने रोड्स बनाई है राजस्थान में, रेलवे स्टेशंस को क्या बना दिया है, रेलवे लाइंस हमारे भी वहाँ राजसमंद में इतना कुछ काम हुआ है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, वहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी।
देखिए आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो बहुत अच्छे काम करती है। इस बार भी आप देखेंगे वही होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वक्ता, दिया के जो चेहरे पर जो प्रसन्नता के जो भाव हैं वो तो अलग ही झलकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी में जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और दिया जिस तरीके से बोल रही थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इस तरह की चर्चाएं भी खूब चली हैं कि इस बार अगर राजस्थान के भीतर सरकार आती है तो इस बार चेहरा भी बदला जा सकता है, वसुंधरा की जगह दिया को मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, राजस्थान की तस्वीर हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की तस्वीर हो, साफ तौर पर अब साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं मिलकर जश्न मना रहे हैं और उत्साह में, जोश में नजर आ रहे हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन कार्ड को आगे रखा, हिंदुत्व के कार्ड को लीजिए, जातिगत जनगणना से लेकर महिला आरक्षण तक के कार्ड को आगे रखिए, कहीं ना कहीं सारे वादे और दावे अब धरती पर उतरते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जीत के बाद जितने वादे और दावे नीता जी आपने किए, आप पूरे करने के लिए कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जीत के लिए तो आश्वस्त थे ही, अब ये पूरे कितनी जल्दी होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि हमें 2024 में भी इलेक्शन लड़ना है। तो हम जनता तक जब जनता से किए वादे नहीं पहुंचाएंगे, हमें 2024 में किस तरह से हम उनके सामने जाएंगे, क्या जैसे कहते हैं ना, क्या मुंह लेके जाएंगे? तो वो हम जब तक जितने वादे हमने किए हैं वो हमें पूरे करने होंगे, तभी हम जनता के सामने जा पाएंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने जो कुछ भी वादे किए हैं उनको 2024 के इलेक्शन में किसी न किसी प्रकार पूर्ण करके जनता के सामने हमें खड़ा होना है, उनके सामने खड़ा होना कि हमने ये वादे इस टाइम किए थे। वादे चुनाव जीतने के वक्त तो किए जाते हैं, हम जनता के लिए ये करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता एक तरफ नजर आती है और जो दल होते हैं वो कहीं नजर नहीं आते हैं, और धरातल पर तो कोई काम फिर नजर नहीं आता। वादे दावे तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो वादे करती है वो पूरा करती है, और ठीक है, कुछ वादों में टाइम लगता है। और अगर कोई, भाजपा की सबसे बड़ी खासियत क्या है जो जनता भी अब जानने लगी है, अगर कोई चीज उसकी फेल होती है तो वो उसको पूरे बोल्डली एक्सेप्ट करती है, उससे पीछे हटती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है कि आप अपनी कमियों को जानिए, उस पर काम करिए। और उस रिजल्ट अभी आए हैं, ये जो अगले जो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बेहतर कारकर्दगी होगी। आज आपने कुपवाड़ा का विजिट किया, यहाँ पार्टी किस तरह की तैयारी हो रही है आने वाले इलेक्शन के बाद? नहीं, ये इलेक्शन के सिलसिले में नहीं, आज हम इलेक्शन के सिलसिले में नहीं आए थे। हम यहाँ आए थे, यहाँ जो लोगों से मिलने के लिए, उनकी तकलीफ जानने के लिए, जो मुसीबतें हैं, जो पकड़ दकड़ है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी है, बेकारी है, और जो लोगों का जो मुश्किल है जीना, जो दम। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही थी वो आपको सुनवाया, और जश्न जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मना रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो रुझान आ रहे हैं, इन्हीं ही परिणाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि 3 राज्यों में उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है ना वक्ता, देखिए कि कांग्रेस जहां जहां हार रही है, और वहां पर जब इंडिया गठबंधन के दिग्गजों से बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम विधानसभा चुनावों में एक नहीं हुए, बल्कि हम तो लोकसभा के लिए एक हुए हैं। तो ये जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को हटाने के लिए किया गया था, जड़ से साफ करने के लिए किया गया था, ये जो जादू था कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का नहीं चला। इसलिए अब इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो साफ तौर पर इस बात से नकार रहे हैं और इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये जो जितनी भी हार हुई है जितने भी राज्यों में, वो कांग्रेस की हार है, ना कि इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। और डॉक्टर कुलदीप मलिक, क्योंकि अगर जादू की बात करें तो राजस्थान के भीतर तो सबसे बड़ा जादूगर गहलोत को कहकर पुकारा जाता है, उनका भी जादू इस बार फेल हो गया। नहीं मैडम, देखिए राजस्थान के भीतर आप जो है सबसे बड़ा जादूगर अगर गहलोत जी को कह रहे हैं, लेकिन देश में तो जादूगर जो है मोदी जी बनकर उभर रहे पिछले 9 साल से। तो भाई कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू गहलोत के जादू पर हावी
जो है पड़ते हुए नजर आ रहा। रही बात अभी भाई आप कह रहे कि भाई अब तो इंडिया के जो सहयोगी दल है वो कांग्रेस के ऊपर जो है ठिंकरवा फोड़ रही है हार का। मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि कांग्रेस हार रही इस वजह से ऐसी बात हो रही, और उनकी भी बात सही है। देखो सही को सही और गलत को गलत कहना, चूंकि कांग्रेस की यहाँ डायरेक्ट टक्कर भारतीय जनता पार्टी से थी। जितने भी राज्य थे, आप छत्तीसगढ़ की बात करो, आप जो है राजस्थान की बात करो, आप जो है मध्य प्रदेश की बात करो, तेलंगाना की बात करो, हर राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर रही। आज अगर कांग्रेस हार रही तो कहीं ना कहीं वे भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं फिर कह रहा भाई राजनीति है, इस राजनीति को राजनीति की तरीके से जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं केवल यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहा, मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा, आप राजनीति में असली मुद्दे लेकर आ जाओ। रही बात अभी बात ये हो रही थी कि भाई जो मोदी जी कहते हैं वही मोदी जी करते हैं। भाई मैं तो बार बार कह रहा, कम से कम अगर मोदी जी ने दो बात कही, वे दो बात करी। यहाँ पे मैं राम मंदिर और धारा 370-35 की बात कह रहा, लेकिन जो मोदी जी ने नहीं करी, मोदी जी ने भी कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, होगा क्या? मोदी जी ने कहा था राजनीति से अपराधीकरण खत्म कर दूंगा, होगा क्या? मोदी जी समय लगेगा ना, नहीं समय लगेगा। आप हमेशा ये कहते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपको न्योता भेजा गया या नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। अगर आप जैसे गंभीर पत्रकार भी ऐसी बात करेंगे, मैं यहाँ महंगाई की बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप मंदिर के ऊपर गंभीरता से ही बताइए ना, आप ये बताइए ना, आप ही सवाल करते थे ना, राहुल गांधी सवाल करते थे। आप तो ये सवाल, आप तो युवा पत्रकार है। अब आपको ये सवाल कांटे की तरह चुभ रहे हैं, और वैसे भी आपके लिए तो हर कोई युवा ही होता है। आप मुझे मेरे नाम का परिवर्तन न करें। नहीं सॉरी मैं माफी चाह रहा, आप मैं कह रहा, आप तो ये बात करो कि आज युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। आप ये बात करो कि जो युवा है उनकी नस्ल खराब होती जा रही है। आप ये बात करो, महंगाई की आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब मैं गंभीर, मैं बता रहा, नहीं मैं बता रहा। अरे मैडम प्लीज एक मिनट मुझे समय दे। जैसा स्वास्थ्य आपके बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य आपके पापा जी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य आपके पापा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। जैसा स्वास्थ्य आपका, ऐसा स्वास्थ्य अपने बच्चों का नहीं। तो ये नस्ली बिगड़ती जा रही है। आप क्या कह रहे हैं? इसमें बहस हो रही स्वास्थ्य पे। आपने वातावरण की बात की, जो पॉल्यूशन है उसकी बात की, आपने जाके पंजाब में बात की कि ये क्यों चलाया अब इसमें मैं पंजाब में चला जाऊं, छत्तीसगढ़ में चला जाऊं, एक बात बताओ, केंद्र में आप सरकार चला रहे, स्टेट की क्या है? मैं पंजाब में कहाँ बात करूं? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैडम आप एक दूसरे पे ठिंकरवाना फोड़ो। और यहाँ मैं याद कर रहा भाई मेरी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, और ये बात बहुत गंभीरता से सुने देश के लोग, कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर गरीबी से कौन लड़ेगा, या शिक्षा से कौन लड़ेगा, बेरोजगारी से? ठीक है, आपके पास अच्छा ये बताइए ना डॉक्टर कुलदीप, आपके पास इंदिरा गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की कोई बात नहीं रह गई है बताने के लिए? नहीं मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री, एक बात बताओ, मेरे पास तो सबकी बात है। आप एक एक करके बात करो, मैं इंदिरा गांधी जी की भी बात कर लूं। मैडम इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मैडम एक मिनट, इस देश में 15 प्रधानमंत्री चले गए। 15 प्रधानमंत्री जी में अगर सबसे सशक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजाया, ये तो मोदी जी वो कह रहे। अरे इंदिरा गांधी जी तो इस देश के लिए ऐसे काम करेगी, दो काम बता रहा, जरा सोचना सोने से पहले। और हिंदुस्तान की जनता सोचे, पाकिस्तान के दो टुकड़े करगी, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में जाना जा, वो उन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने करा। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को परमाणु संपन्न जो है बनाया। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण करा। ये जो सारे बेच रहे, सारे के सारे संस्थान बेच दिए भाजपा वालों ने, ये सारे इंदिरा गांधी जी ने बनाए। ठीक है, जनता साथ है। इमरजेंसी की भी बात करिए ना फिर। इमरजेंसी के दिनों को भी याद कर लीजिए। बिल्कुल, इमरजेंसी का अगर काला अध्याय देश में लिखा गया तो हम जो है उस पे देखो, सही को सही और गलत को गलत जब तक नहीं कहेंगे, और इसमें भाजपा वाले हो कांग्रेस वाले। खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में अनुरूप नहीं आया नतीजे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है।
तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिस तरह से वो भी साफ तौर पर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुनकर भेजा है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिला है, जनता का साथ मिला है और साफ तौर पर रुझानों में हम ये देख भी पा रहे हैं कि हाँ, जनता ने समर्थन दिया है, खुलकर समर्थन दिया है। एक दो सीट का अंतर नहीं है, काफी सीटों का अंतर है वक्ता। और एक तस्वीर याद आ जाती है, जब भी मतलब चुनाव प्रचार के दौरान भी ये चीजें बहुत वायरल हुई। स्मृति ईरानी क्योंकि अभी आ रही थी तो उनकी तस्वीर बड़ी वायरल होती थी, गैस का सिलेंडर लिए हुए वो सड़क पर बैठी हुई नजर आती थी, वो तस्वीरें बड़ी याद आती थी। और इस बार चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा था तो वो गैस का सिलेंडर ही रहा था। राजस्थान के भीतर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो तुरंत कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और कांग्रेस ने कहा कि हम तो 400 रुपए में गैस का सिलेंडर दे देंगे। लेकिन 400 रुपए में भी दाल नहीं गल पाई। हाँ मैडम, डॉक्टर मलिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई स्मृति ईरानी जी थी जो गैस का सिलेंडर ले घूम रही थी, है ना। और मैं आपको भाई, मैं अगर कुछ बोलता हूँ ना तो आप बात दूर तक जा। और उनका घटा होगा, बढ़ा नहीं होगा। हमारे जो वोट जो थे, जो हमको एक मुफ्त मिलने चाहिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से पूरे देश में ये खेल करते रहते हैं, कहीं AIM को लड़ाते हैं, कहीं BRS को लड़ाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो जहाँ जहाँ ये जैसे करते रहते हैं, जहाँ जहाँ ये मदद करते रहते हैं। दिल्ली में केंद्र में जब वहाँ पर वोटिंग की बात आई थी दिल्ली के राज्य के लिए, उसमें BRS ने उनका पूरा सपोर्ट किया था। जो राहुल जी ने अपनी बात में भी कहा था, हैदराबाद की रैली में भी बोली गई थी ये बातें। तो मैं समझता हूँ अब निश्चित तौर से अभी सामने आएंगी, पूरी काउंटिंग आने दीजिए, सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आंकड़े आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल तक, इंडिया अलायंस को क्या साथ देना चाहिए था या अब इंडिया अलायंस 2024 के लिए, 2000 पार्लियामेंट के लिए बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस के से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेंगे। तो अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष को आप यूपी से सुन रहे थे, क्या कुछ वो कह रहे थे कि कहीं से BRS को लड़ा दिया जाता है, कहीं से किसी और पार्टी को लड़ा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की खलबलाहट, बौखलाहट देखने को मिल रही है। हमारे साथ संदीपन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। संदीपन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। देखिए संदीपन जी, जिस तरह से सबसे पहले इसी बात को लेकर मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी अभी तक आगे चल रही है। रुझान जब शुरुआती दौर में शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अचानक से उलट पुलट हो गई और बीजेपी ने लीड लेना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको, अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स का आगे आने वाले लोकसभा चुनावों पर आप किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल तय हो गई है कि एक इंडिया में एक तरीके का नॉर्थ साइड डिवाइड क्रिएट हो गया है। पूरा नॉर्थ इंडिया जो है बीजेपी की तरफ टिल्ट कर रहा है और साउथ इंडिया थोड़ा थोड़ा वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो इससे एक तो बात साफ हो गई कि बीजेपी का जो मार्च था साउथवर्ड वो बंद हो गया है, लेकिन उनके जो जड़ें थी नॉर्थ में बहुत मजबूत हो गई। खासकर आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो सबको ये लग रहा था कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, उनके जो वादे हैं, उनके जो प्रोमिसेस हैं और जो पेंशन स्कीम का जो उनका मुद्दा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वोटर जो है कांग्रेस को इस बार वोट देगा और एंटी इनकम्बेंसी जो है का जो रिवाज है वो बदलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो कोर वोटर था वो बीजेपी के साथ रहा और जो एंटी इनकम्बेंसी का जो थोड़ा बहुत फैक्टर था वो भी वापस कांग्रेस। यानी कि संदीपन जी, ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड था ये साफ तौर पर दिख रहा है अब? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने कमबैक किया, तेलंगाना में किया है। तेलंगाना में जिस तरीके का कॉम्पोजिशन है वोटर्स का, उससे लग रहा है कि जो पुराना जो चंद्रबाबू नायडू का जो वोटर था या माइनॉरिटी का जो वोटर था वापस कांग्रेस की तरफ गया है। और नॉर्थ में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मध्य प्रदेश में खासकर देखते हुए कि जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस से छिटका है। और इलेक्शन जब शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में भी इनिशियली लग रहा था कि शायद कांग्रेस कमबैक करेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और छत्तीसगढ़ तो कंप्लीट सरप्राइज है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। नॉर्थ साउथ डिवाइड एकदम क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो रुझान आ रहे हैं वो एकदम आश्चर्यचकित करने वाले हैं संदीपन जी, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने से अधिक बीजेपी के लिए MP में बने रहने की चुनौती थी। बड़ी परीक्षा पास की है इस दौरान शिवराज ने। बिल्कुल ऐसी अपडेट देते रहेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार हम आपको हर स्टेट की जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होते हैं।